हेलो नमस्ते। स्वागत है आपका इंग्लिश मास्टर पर। और इस क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर और जो सब्जेक्ट पेपर है दोनों। तो फर्स्ट पेपर में अपने पास 5 क्वेश्चंस थे, पहले हम उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद में जो ग्रामर वाले क्वेश्चंस हैं सब्जेक्ट वाले पेपर में उनको डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है साहब प्रेपोजिशन बेस्ड। और ये प्रश्न जो है ना पांचों ही 5 के 5 क्वेश्चंस, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दिए होते या फिर आपने केवल ऑप्शंस को ही आधार मान लिया होता तब भी आप कर पाते। ऐसे क्वेश्चंस थे, ये 5 के 5 सही होने वाले क्वेश्चंस थे। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज प्लांटेड ट्रीज, वन विभाग ने पेड़ लगाए हैं। कहाँ लगाए हैं? साइड पर। और साइड किसकी है? हाईवेज की साइड है। तो एक तो जो हाईवेज है उनकी साइड है, तो की साइड है मतलब कनेक्ट कर रहा है। कनेक्ट कर रहा है तो आपको पता है ओ आएगा, ओ एफ आएगा। ओ एफ आएगा तो देखिए ऑप्शन में ओ एफ कहाँ पर है? तो ओ एफ एक ही जगह है, ये वाला है ना। केवल यही एक जगह है जहां पे ओ एफ दे रखा है आपको, तो आंसर यही होना चाहिए। फिर दूसरी बात दे रखा है कि ट्री प्लांट किए हैं साइड पर। अब हाईवे मान लीजिए ये है, इसका साइड ये हो गया, तो इसके पैरेलल लगाए होंगे ना। तो के सहारे सहारे पैरेलल के अर्थ में अलोंग भी लगता है। तो आपका जो पहला आंसर है वो आ जाएगा क्या? अलोंग और ऑफ। दूसरा क्वेश्चन क्या था? करेक्ट एंटोनिम बताना था। एंटोनिम में ऑब्ट्यूज जो शब्द है ना, ऑब्ट्यूज का मतलब होता है मूर्ख। ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है? मूर्ख। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा? इंटेलिजेंट। ठीक। फिर तीसरा क्वेश्चन आपको दिया था कि एब्सॉल्व फ्रॉम लाइबिलिटी का ट्रांसलेशन क्या है। तो अगर आपको लाइबिलिटी का मतलब पता है तो कर ही पाते हैं आप। लाइबिलिटी मतलब जिम्मेदारी होती है, सुना होगा कभी, रेस्पॉन्सिबिलिटी लाइबिलिटी, है ना। इसको एक ओनस भी बोलते हैं हम, ONUS। तो इसका मतलब जिम्मेदारी है, तो जिम्मेदारी कहाँ पे है? जिम्मेदारी दायित्व। तो आपका आंसर है वो 2 नंबर। ठीक है, एब्सॉल्व मतलब मुक्त करना। फिर कह रहा है आई हैव रिटर्न टू डैश कैंडिडेट्स। अब आप देखो यहाँ पे बड़ा आसान से कैंडिडेट्स दे रखा है जो कि क्या है? प्लूरल है। प्लूरल नाउन जो होती हैं उनके साथ क्या नहीं लगा सकते? ईच और एवरी नहीं लगा सकते। हाँ लगा सकते हैं लेकिन आप उसके साथ में ऑफ लगाते, ईच ऑफ द कैंडिडेट्स, है ना, तब लग जाता। तो यहाँ पे ईच और एवरी तो कट गया। मोर है वो कंपैरिजन के लिए आता है, कंपैरिजन यहाँ हुआ नहीं है। तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? ऑल, है ना। नंबर 5, very unwillingly he turned down the sound of the TV and go to answer the doorbell। एक बात तो ये है कि ये जो है ना, ये एक ही दिशा में हो रहा काम है, कोई अलग अलग चीजें नहीं चल रही, एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। तो अगर एक डायरेक्शन में हो रहा है तो मान के चलिए ऐसा पेयर आपको पिक करना है जो सेम फॉर्म में हो। मतलब ऐसी वर्ब्स का पेयर लीजिए जो सेम फॉर्म में हो। अगर सेम फॉर्म में हो तो आप देखेंगे टर्निंग आईएनजी है तो यहाँ सेकंड फॉर्म है, काट दीजिए। यहां सेकंड फॉर्म है, यहां सेकंड फॉर्म रख लीजिए एक बार। ये सेकंड फॉर्म और ये फर्स्ट फॉर्म काट दीजिए। ये फर्स्ट फॉर्म और ये फर्स्ट फॉर्म रख लीजिए। ठीक है, तो इन दो में से लेके चलते हैं। तो वेरी अनविलिंगली मान लो मैंने कर दिया, ही दे रखा है सब्जेक्ट। ही कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर है। और सिंगुलर सब्जेक्ट में वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर आती है। सिंगुलर आती है तो यहाँ पे टर्न्स तो ठीक है, लेकिन आगे देखो गो दे रखा है, गो का इसने गो ही रख दिया, गोज नहीं किया, काट दीजिए। और वैसे ये पास्ट की घटना है कि बहुत ही अनविलिंगली, मतलब उसकी इच्छा नहीं थी, बहुत ही अनविलिंगली उसने टीवी का जो साउंड है वो कम किया और वो डोरबेल का आंसर देने के लिए गया। घंटी बजी थी, दरवाजा खोलने के लिए गया, तो यहाँ पे वेंट। ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा 1 नंबर। तो ये तो था अपना सोल्यूशन जो 23 तारीख को, 23 जून 2025 ये जो पेपर हुआ है अपना फर्स्ट, उसका सोल्यूशन। और अब हम डिस्कस कर रहे हैं 24 तारीख को जो सब्जेक्ट का पेपर लगा था उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, है ना। ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा मैं टेलीग्राम चैनल पर, तो वहां से जाके देख लीजिएगा। बहुत ही आसान पेपर था। अगर आप केवल जो शुरू के ग्रामर वाले क्वेश्चंस की ही डिस्कशन कर रहे हैं अपन, तो ये क्वेश्चन पेपर बड़ा ही आसान था। कैसे देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपको दिया कि आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, चेंज इनटू पैसिव, पैसिव में कन्वर्ट करना। डोंट टच दिस स्विच, इस स्विच को टच मत करो, इस स्विच को टच मत करो। तो देखो दिस स्विच इज नॉट टू बी टच्ड, पहली बात तो आपको पता है कि टच जो है ना पैसिव वॉइस में जाएगा तो आपको बी के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए, ये ध्यान रखना है। पैसिव वॉइस में बी के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए, तो ये एक ऑप्शन को छोड़ दीजिए, एक बार रख लेते हैं। यहाँ पे दिस स्विच इज नॉट टू टच, ये फर्स्ट फॉर्म है, काट दीजिए। ठीक है, दिस स्विच डज नॉट टू बी, अब डज नॉट टू बी ये तो पैसिव का स्ट्रक्चर ही नहीं होता, पैसिव में तो डज का इज एम आर बन जाता है, तो ये काट दीजिए। फिर ये बच्चा यू आर ऑर्डर टू टच नॉट, नोट टू टच होता तो सोचते हैं हम, नोट टू होता है, टू नोट नहीं होता, तो ये काट दीजिए। आपका आंसर है वो 1 नंबर हो जाएगा। क्लियर है। नंबर 2 कह रहा है कि करेक्ट फ्रेजल वर्ब बतानी है आपको। फ्रेजल वर्ब में
शी डैश हर पेरेंट्स, और आपको ब्रैकेट में दिया है कि ऐसी फ्रेजल वर्ब बताइए जिसका मतलब डिसीव हो। अब डिसीव का भी मतलब नहीं पता तो समस्या थी ही। अगर डिसीव का मतलब पता हो, चीट होता है, कजन होता है ना, हुडविंक होता है या डिलूड होता है, इन सब का मतलब होता है चीट करना, धोखा देना। अब धोखा देना जो मतलब है, तो इसके लिए देखो क्या आएगा। धोखा देने के लिए वर्ड है टेक इन। टेक इन फ्रेजल वर्ब होती है, तो ये पास्ट है इसलिए इसने टुक इन कर दिया। ब्रॉट इन या ब्रिंग इन जो होता है वो इश्यू मतलब लॉन्च करना होता है। कोई भी नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना ब्रिंग इन कहलाता है। और गिव इन है वो समर्पण करना होता है, सरेंडर करना होता है। और लेट इन का मतलब अलाउ करना होता है, अंदर आना, अंदर आने देना, है ना। लेट इन अलाउ करना, सरेंडर गिवन, और ब्रेट ये जो ब्रॉट इन दे रखा है ये सेकंड फॉर्म है किसकी, ब्रिंग इन की, और इसका मतलब है लॉन्च करना। तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, टुक इन। फिर नंबर 3 पूछा है कि आप पैसिव का एक्टिव में चेंज करना है। ठीक है, पैसिव दे रखा और एक्टिव में चेंज करना है। तो थोड़े से फंडामेंटल्स आपके क्लियर अगर हैं तो आप आराम से कर पाते हैं इस क्वेश्चन को भी। देखिएगा, हैज बीन दे रखा है। देखो, हम जब मैं पैसिव एक्टिव पढ़ाता हूं तो उसमें बताता हूं कि एच के साथ में हम बीन जोड़कर पैसिव बनाते हैं। एच के साथ में बीन जोड़कर हम पैसिव बनाते हैं। तो जब आप एक्टिव की बात कर रहे हो तो ये बीन हट जाएगा और एच रह जाएगा, है ना। तो ऐसी स्थिति देखिए जहां पे हैज हैव आ जाए और बीन नहीं हो। ऐसी कंडीशन देखिए जहां हैज हैव तो आ जाए लेकिन बीन नहीं हो। ठीक है, तो बीन नहीं हो तो यहां देखो एच दे रखा है लेकिन बीन नहीं है, एक बार सोचेंगे इस पर। यहां भी एच दे रखा है लेकिन बीन नहीं है, सोचेंगे। यहां एच दे रखा है और बीन दे रखा है, हालांकि ये आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस में दे रखा है और हमें इसको बनाना है प्रेजेंट परफेक्ट में, क्योंकि पहले बीन हटेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। तो ये काट देते हैं, और ये वाला डिड दे रखा है तो ये काट देते हैं। आपके जो आंसर है वो इन दो में से ही होंगे। अब आपको पता है कि हैज दे रखा है तो हैज हैव ही चाहिए, हैड नहीं चाहिए, तो हैड दे रखा है ये भी काट दीजिए। आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 2 नंबर। नंबर 4 कह रहा है लुक डैश स्टॉक्स आर गॉबलिंग अप डैश फ्रॉक्स। ये स्टॉक्स जो होते हैं ना वो सारस जैसे पक्षी होते हैं। सारस होता है, क्रेन होता है, उसके जैसा पक्षी होता है, उसको बोलते हैं। गोबल अप का मतलब होता है जल्दी जल्दी खाना। अगर हरीडली कोई चीज आप खा रहे हो, गपागप खा रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं गोबलिंग अप। फ्रॉक्स मेंढक होते हैं। लुक डैश स्टॉक्स आर गोबलिंग अप डैश फ्रॉक्स। तो देखो, अब देखो कह रहा है, इसका मतलब जो व्यक्ति दिखा रहा है उसको पता लग गया कौन से स्टॉक्स हैं, और जो देख रहा है, अब जो जिसको देखने के लिए कहा है उसको भी पता लग जाएगा कौन से स्टॉक्स हैं, कौन से फ्रॉक्स हैं। तो ये जो है ना स्पेसिफिक हो गया, है ना। ये एक प्रकार से स्पेसिफिक हो गया, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं कि जो सामने दिख रहा है ना वो स्टॉक्स, जो सामने दिख रहे हैं वो फ्रॉक्स। तो यहाँ पे दोनों तरफ दे लगेगा, तो दे लगेगा तो आपका आंसर जो है ये आएगा। अच्छा, जेनेरिक रेफरेंस होता, मान लो ये ऐसे होता कि भाई स्टॉक्स हम मेंढक को खाते हैं, सारे स्टॉक्स की बात करते, सारे फ्रॉक्स की बात करते, प्लूरल नाउन ये दे ही रखा होता, तो फिर क्रॉस लगा देते, दोनों में ही क्रॉस आ जाता। नेक्स्ट पे आइए। फिर पैसिव से एक्टिव में चेंज करना है, तो आपको बताना है ही इज बीइंग लुक्ड आफ्टर बाय हिज अंकल। तो देखो इज बीइंग दे रखा है तो बीइंग हटेगा, क्योंकि पैसिव में बीइंग लगा देते हैं जब आईएनजी आता है तब। बीइंग हटेगा तो आईएनजी वाला ऑप्शन देखिएगा, और इज दे रखा है तो प्रेजेंट में ही रहना चाहिए, तो ये तो पास्ट है, ये काट दीजिए। ये वाला जो है ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये काट दीजिए, है ना। फिर ये बचे दो, इन दोनों में ही हिज अंकल इज लुकिंग आफ्टर हिम और ही इज लुकिंग आफ्टर हिज अंकल। जब आपको पता है कि एक्टिव पैसिव में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, तो यहाँ भी ही शुरू में है और यहाँ भी ही शुरू में है, तो ये भी काट दीजिए। आपका जो आंसर है वो ये आ जाएगा। ठीक है भाई, इसी को तो बनाओगे, हिम इधर आ जाएगा, ही आ जाएगा, इज बीइंग लुक्ड आ जाएगा, लुक्ड के साथ आफ्टर, लुक आफ्टर देखभाल करना होता है, बाई हिज अंकल ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट नंबर 6, आई नेवर अकर्ड, इट नेवर अकर्ड। तो ये कह रहा है ऐसा मुझे कभी नहीं लगा, ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ, ऐसा मुझे कभी नहीं लगा। ठीक है, यहां पे आएगा अकर्ड टू, ये प्रेपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन था। इट नेवर अकर्ड टू मी, है ना, जैसे कहते हैं इट अपीयर्स टू मी, है ना, इट सीम्स टू मी, वैसे ये इट नेवर अकर्ड टू मी। तो टू लगेगा, टू लगेगा तो देखो ये ऑप्शन काट दीजिए। फिर आगे वाला, आस्क हिम फॉर प्रूफ। आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना, डिमांड करना, और मैं कई बार क्लास में बताता हूं कि आस्क फॉर बराबर कॉल फॉर बराबर डिमांड, ये बताता हूं क्लास में मैं कि डिमांड करना होता है, मांगना होता है, मांग करना होता है। तो आस्क के साथ फोर लगता है, तो आप देखिए फोर कहां कहां है, फोर यहां नहीं है, ये काट दीजिए। फिर भी आपको देखना पड़ेगा क्या आगे आएगा। इट नेवर अकर्ड टू मी टू आस्क हिम फॉर प्रूफ ऑफ हिज आइडेंटिटी। ठीक है,
प्रूफ किसका है? प्रूफ है उसकी आइडेंटिटी का। तो ये यहाँ पे बता रहा है क्या? इसका कनेक्शन कि प्रूफ किसका प्रूफ है ना। तो आपका जो ऑफ लगेगा तो ये आंसर आ जाएगा। क्लियर? अगला देखिए, हिज कार स्टक, स्टक की जगह स्ट्रक होना चाहिए, टकराना। स्ट्राइक की सेकंड फॉर्म स्ट्रक। उसकी कार जो है टकराई पेड़ से, ठीक है। अब ये कोई पेड़ होगा, पता नहीं कौन सा पेड़ है, पहली बार ही इंट्रोड्यूस हुआ है तो ए लगेगा। ए लगेगा तो ये दोनों काट दीजिए। विद तो कैसे लगाओ, पता ही नहीं पेड़ कौन सा है। यू कैन स्टिल सी द मार्क, आप अभी भी, स्टिल होता है इवन नाउ, आप अभी भी पेड़ पर निशान देख सकते हो, है ना। उसी पेड़ पर, कौन सा पेड़? जिससे टकराई थी, तो उसी पेड़ पर। तो ये पेड़ पहली बार आया, पता नहीं, तो इसलिए हमने लगाया क्या यहाँ पे ए। और ये पेड़ वही जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं, तो यहाँ क्या लग जाएगा? द। तो यहाँ पे ए और द का कॉम्बिनेशन होगा, तो 3 नंबर आंसर आएगा। नंबर 8 कह रहा है शी सेंट डैश वर्ड दैट शी वाज कमिंग। ये एक वो है फ्रेज है, फिक्स्ड फ्रेज है। ये रेनन मार्टिन में आपको ऐसा कैसा एग्जाम्पल मिल जाएगा। रेनन मार्टिन, चूंकि आप शिक्षक भर्ती की जब तैयारी करते हो और इंग्लिश विषय आपका है, तो सबसे पहली जो रेकमेंडेड बुक होती है वो रेनन मार्टिन होती है, आपने पढ़ा होगा। वहां पे ये ऐसा कैसा एग्जाम्पल आपको दिख जाएगा। सेंड अ वर्ड, है ना। सेंड अ वर्ड, सेंड वर्ड, सॉरी, सेंड वर्ड जो होता है ना, इसका मतलब किसी को कोई सूचना देने के लिए भेजना। मतलब आपने किसी को भेजा है, किसी को कोई सूचना प्रेषित करने के लिए, उसको मैसेज देने के लिए, उसको बोलते हैं सेंड वर्ड। तो सेंड वर्ड बोलते हैं। तो साहब इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। ये फ्रेज आपको याद होती तो कर पाते। तो आपका जो आंसर है वो 2 नंबर। नेक्स्ट पे आइए ना, 8 हो गए। नंबर 9 पे आइए। नंबर 9 कह रहा है कि आपको ट्रांसफॉर्म करना है और अफर्मेटिव से नेगेटिव में चलना है। अफर्मेटिव सेंटेंस दिया है, इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है और मीनिंग चेंज। भाई ट्रांसफॉर्मेशन का पहला सिद्धांत ये होता है कि मीनिंग तो चेंज नहीं होना चाहिए। तो क्या कहा गया है? अल्फ्रेड वाज द बेस्ट किंग दैट एवर रेन्ड इन इंग्लैंड। ये एग्जांपल बहुत बार देखने को मिलता है, रेन मार्टिन में मिल जाएगा आपको। और ये जब हम डिग्री चेंज करते हैं, है ना, जैसे ये डिग्री सुपरलेटिव दे रखी है बेस्ट, और जब इसको पॉजिटिव में चेंज करते हैं तो नेगेटिव अपने आप बन जाता है। नो अदर का सहारा लेते हैं, ठीक है। तो नो अदर का सहारा लेंगे, तो क्या देखो क्या बनेगा, और डिग्री पॉजिटिव बन जाएगी नेगेटिव बनाओगे तो नो अदर किंग एज गुड एज एल्फ्रेड एवर रेन्ड इन इंग्लैंड, नॉट एल्फ्रेड बट अदर किंग रेन्ड। क्या कह रहा है कि एल्फ्रेड सबसे अच्छा, सबसे श्रेष्ठ राजा था जिसने कभी भी इंग्लैंड में शासन किया। मतलब जिन राजाओं ने शासन किया है इंग्लैंड में, उनमें सबसे ज्यादा बेस्ट स्तर का राजा कौन था? एल्फ्रेड था। मतलब इसके अलावा कोई भी राजा इतना अच्छा नहीं था जितना कि एल्फ्रेड था, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा ही मीनिंग मिल जाए तो देखो मैं ऑप्शंस से बताता हूं कैसे करना है। ये बेस्ट देन वाला कॉम्बिनेशन गलत, क्योंकि डिग्री सुपरलेटिव में हम देन नहीं लगाते। दूसरे वाला नो अदर देन, नो अदर किंग देन एल्फ्रेड रेन्ड इन इंग्लैंड, की एल्फ्रेड के अलावा किसी और राजा ने शासन ही नहीं किया, ये तो मीनिंग ही नहीं है। नॉट एल्फ्रेड बट अदर किंग, इसने एल्फ्रेड को ही हटा दिया, बाकी जो राजा है उन्होंने शासन किया, ये काट दो, एक ही बचा ना, ये आपका आंसर आ जाएगा। और ऑप्शन के ही आधार पे कर सकते हो और कुछ करना भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सोचो कि साहब इसमें वॉज वर नहीं दिया, क्रिया नहीं दी, तो आपके पास ऑप्शन से उसी से चलना पड़ेगा। हालांकि ये होना चाहिए था ऐसे, नो अदर किंग वॉज एज गुड एज एल्फ्रेड, ठीक है। खैर, अगला है कॉलम मैच करने हैं। तो सब आपको अगर इनमें से एक दो फ्रेजल वर्ब भी आती होती तो फिर आप आराम से कर लेते आप। जैसे ये ब्रिंग अप है, ब्रिंग अप का मतलब पालन पोषण करना है। पालन पोषण करने के लिए एक वर्ड दे रखा है, ये रियर, ठीक है। पालन पोषण करना, तो एक में 4 आएगा, एक में 4 आएगा। तो आप देखो ये काट दो, एक में 3 दे रखा है ना, यहां भी दे रखा है, 2 बचे। फिर गिव इन अभी बताया था, सरेंडर करना होता है। सरेंडर करने को एक और बोलते हैं, वो क्या है? यील्ड, सरेंडर करना। तो क्या आएगा? बी में 1 आएगा। बी में 1 यहां है क्या? 3 दे रखा है, आपका आंसर ये आ गया, ठीक है। आगे देख लो, पुट ऑफ स्थगित करना होता है, तो ये आ गया। स्टैंड बाई है वो सपोर्ट करना होता है, तो ये आ गया। तो एक में आना चाहिए 4, बी में आना चाहिए गिव इन का 1, सी में आना चाहिए 2 और डी में आना चाहिए 3। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3, ये आंसर आ गया, ठीक है। अगला देखिए, आई यूजुअली डैश बाई ट्रेन। तो सामान्यतया मैं ट्रेन से जाता हूं, लेकिन इस वीकेंड जो है, मतलब ये जो आने वाला वीकेंड है ना, वो मैं बस से जाऊंगा। और इट डैश लॉन्गर बट इट डैश लेस। भाई बस से हालांकि लंबा सफर होता है, लेकिन इसका कीमत थोड़ी कम पड़ती है, यूं कह दो। आई यूजुअली डैश बाई ट्रेन,
तो जनरली यूजुअली के लिए मैं यूं नहीं कह रहा कि प्रेजेंट सिंपल ही लगाओ, यूजुअली के लिए आप पास्ट सिंपल भी लगा ही सकते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल दोनों लग सकते हैं। तो देखो ऑप्शंस जो हैं, मैं वेंट को भी रखूंगा, गो को भी रखूंगा एक बार के लिए, जब तक कि मुझे पूरा पता ना लग जाए कि प्रेजेंट है कि पास्ट है। चारों ऑप्शंस फिलहाल तक के लिए सही हैं। लेकिन इस वीकेंड जो है वो मैं जाऊंगा तो बस से, अब यहां देखो गो दे रखा है, ये तो आएगा ही नहीं, क्योंकि अगर आप दिस वीकेंड फ्यूचर में लोगे तो शैल गो आ जाएगा, या फिर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस से भी बता सकते हो, जो भी निकट भविष्य की फिक्स्ड जानकारी है उसको आपने टेंस पढ़ा होगा, तो ये हट जाएगा। ठीक है, और इस वीकेंड गया, ये मान लो किया मैंने, तो यहां आपने किया आई यूजुअली गो, फिर आपने किया वेंट, तो ये दोनों टेंस ही अलग अलग हो गए, ये काट दीजिए। बचे ये, तो देखो यहां पे कि यूजुअली मैं जाता था ट्रेन से, इस वीकेंड मैं गया, भाई इस वीकेंड तो फ्यूचर की बात कर रहा है, ये काट दीजिए। और कोस्ट की तीनों फॉर्म जो होती है ना, कोस्ट 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 ही होती है, कोस्टेड नहीं होती, ऐसे भी कट जाएगा। एक ही बचा ना, ये आ जाएगा भाई, ये एम गोइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस से फिक्स्ड सूचना दे दी, निकट भविष्य की फिक्स्ड प्रोग्राम की जानकारी दे दी, और इट के साथ में टेक्स आ गया, यहाँ पे टुक दे रखा है इसने, और फिर कोस्ट का कोस्ट ही रख दिया, तो 3 नंबर आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ही टुक डैश हिज फादर। अब देखो ये बहुत ही आसान सा एक फ्रेजल वर्ब आपसे पूछा, टेक आफ्टर होता है, और टेक आफ्टर का मतलब होता है रिजेंबल। अपनी जो बुक है आरएस वाली, उसमें भी आपको बहुत सारे ऐसे चीजें दिख जाएंगी, टेक आफ्टर, रिजेंबल, ये प्रिपरेशन में मैंने स्पष्ट रूप से बता रखा है, और भी बहुत सारी चीजें पहले डिस्कस की हैं, वो सब अगर वहां से आपने पढ़ लिया होता तो भी हो जाता आपका। टेक आफ्टर का मतलब क्या है, रिजेंबल, शक्ल मिलना, तो शक्ल मिलना यहाँ पे टुक आफ्टर आ जाएगा, पास्ट की बात है। ये भी आपको एक एग्जाम्पल जो है रेनन मार्टिन से दिया हुआ है। अगला है एवरीबडी डैश द राइजिंग सन, हर व्यक्ति जो है वो उगते हुए सूरज को सलाम करता है। तो वर्शिपिंग तो नहीं आएगा बिना कोई सहायक क्रिया के आईएनजी, ठीक है, और वर्शिप नहीं आएगा कि एवरी, जो ईच और एवरी होता है ना, उसके साथ सब कुछ सिंगुलर चलता है। ईच और एवरी में तो वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर वर्ब आती है, सिंगुलर आती है, तो साहब ये कट गया, और ये पास्ट की बात कर रहा है ना, और ये आपका आंसर आ जाएगा वर्शिप्स, हर व्यक्ति, मतलब ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ वाली कंडीशन है, सामान्य सत्य वाली बात है, तो इसलिए फर्स्ट फॉर्म रखेंगे। मैरी आस्क्ड इफ देयर वर एनी लेटर फॉर हर, मैरी ने पूछा इफ देयर वर एनी लेटर्स फॉर हर, तो देखो ये चेंज करना है कि इसमें डायरेक्ट स्पीच में उल्टा लेके चलना है। तो मैरी ने पूछा इफ देयर वर है, इसका मतलब वॉज वर किया है, तो मतलब इज एम आर रहा है, तो पहले इज एम आर रहा हो ऐसा देखो, यहां तो वर दे रखा है, काट दो। ठीक है, ये 3 ऑप्शंस देखते हैं। फिर लेटर्स दे रखा है, प्लूरल है तो आर आएगा, इज नहीं आएगा, तो ये काट दो, इज दे रखा है। आर देयर सम लेटर्स, आर देयर एनी लेटर्स, ये करना है। तो इनमें से अब आर देयर सम लेटर्स फॉर हर, आर देयर एनी लेटर्स फॉर मी, आपको एक तो इस प्रोनाउन से, अगर आपको सम और एनी का नहीं पता है तो इस प्रोनाउन से पता लग जाएगा आपको। तो मैरी ने पूछा इफ देयर वर एनी लेटर्स फॉर हर, तो मैरी ने पूछा कि क्या मेरे लिए कोई पत्र आए हैं, तो मेरे लिए पत्र आए हैं, इसलिए क्या लग जाना चाहिए, मी, क्योंकि मी का ही तो इसने हर किया है इस मैरी के हिसाब से, तो ये आपका आंसर आएगा। और वैसे भी आप देखिएगा कि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उसमें सम नहीं लगाते, जनरली एनी लगाते हैं, तो इसलिए आपका जो आंसर है वो ये आ जाएगा। अगला, डिड द रोमन स्लेव्स, स्लेव्स मतलब गुलाम, तो जो रोमन गुलाम थे, डैश द राइट टू ओन प्रॉपर्टी, डिड के साथ कौन सी फॉर्म आती है, बेस फॉर्म, बेस फॉर्म कौन सी है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, क्या आंसर आ जाएगा, हैव, एच मतलब हैव, बेस फॉर्म मतलब इसमें आईएनजी लग सकता हो, तो आईएनजी और किसी में नहीं लगेगा, इसी में लग सकता है। आइए नेक्स्ट में, अगला कह रहा है कि एक फ्रेज दे रखी है आपको, मैरी डिसाइडेड टू डैश बाय आस्किंग हर क्लासमेट्स अबाउट दिस वीकेंड प्लान्स, तो पुल लेग्स का मतलब तो होता है टांग खींचना, टांग खींचना मतलब टीज करना, ये तो कहावत हम लोग है ना हिंदी में भी यूज करते ही हैं, टांग खींचना मतलब क्या होता है, टीज करना होता है, किसी को परेशान करना होता है, तो ये तो टीज करना हो गया। ठीक है, दूसरा है ब्रेक द आइस, ये तो टीज करना, ब्रेक द आइस का मतलब होता है स्टार्ट कॉन्वर्सेशन, बातचीत शुरू करना, स्टार्ट कॉन्वर्सेशन। हिट द नेल का मतलब है टू डू एग्जैक्ट थिंग, मतलब जो है एग्जैक्टली वही करना जो कि एक्सपेक्टेड है, सही आंसर देना, सही काम करना, एग्जैक्टली वही करना जो करना है। ब्रेक अ लेग का मतलब होता है, ये गुड लक के लिए एक फ्रेज होती है, किसी को अगर आप कहते हो बेस्ट विशेस गुड लक, तो ब्रेक अ लेग कह सकते हो। ठीक है, तो आपका जो आंसर है यहाँ पे क्या आएगा, मैरी ने तय किया ब्रेक द आइस, कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने का,
वे सब चुप थे तो मैरी ने तय किया कि चलो बातचीत शुरू की जाए। और बातचीत कैसे शुरू करी? अपने क्लासमेट से ये पूछ कर कि उनका वीकेंड प्लान क्या है। तो ये आपका आंसर आएगा, डिसाइडेड टू ब्रेक देयर लेग्स, ब्रेक द आइस। नेक्स्ट है मॉडल का क्वेश्चन है, शी डैश सिट फॉर आवर्स नियर द विंडो लुकिंग एट द डिस्टेंट माउंटेन्स, पास्ट हैबिट दे रखा है ब्रैकेट में पास्ट हैबिट। और पास्ट हैबिट के लिए या तो यूज टू लगता है या दूसरा एक विकल्प होता है वुड, और कोई तो विकल्प ही नहीं होता। तो आपका जो आंसर है वो वुड आ जाएगा। फिर कह रहा है ही डैश इन लंदन फॉर 10 years व्हेन आई मेट हिम लास्ट ईयर। तो जब मैं उससे पिछले साल मिला, ये पास्ट की घटना है। पास्ट की घटना है तो ये भी पास्ट आएगा। पास्ट आएगा तो ये प्रेजेंट है हैव, ये हैज लिव्ड प्रेजेंट है। ये दो बचे, है ना। अब दो बच्चे यहाँ देखो, फोर के साथ टाइम दे रखा है, तो फोर या सिंस के साथ टाइम दे रखा हो तो जनरली हम परफेक्ट कंटिन्यूअस लगा देते हैं अगर आईएनजी लगने योग्य है तो हैड बीन लिविंग आपका आंसर आ जाएगा कि वो लंदन में 10 साल से रह रहा था जब मैं उससे पिछले साल मिला। वी डिस्कस द मैटर, हमने मैटर को डिस्कस किया। वैसे डिस्कस में हम प्रेपोजिशन नहीं लगाते, लेकिन ये तो कह रहा है कि भाई कब डिस्कस किया, इस दौरान डिस्कस किया, जब हम एक कप कॉफी पी रहे थे तब डिस्कस किया, तो ओवर आ जाएगा। वी डिस्कस द मैटर ओवर ए कप ऑफ कॉफी। ठीक। दिस टेलीग्राम हैज जस्ट अराइव्ड, टेलीग्राम अभी भी पहुंचा है। एंड द मैन डैश वेट, और जो आदमी है वो इन केस यू डैश टू सेंड ए रिप्लाई, भाई आपके पास कोई मान लो किसी ने डिलीवर किया कोई लेटर, अभी वो वहीं खड़ा है, इसलिए कि भाई अगर आप कहो कि भाई ये पत्र, ये जो तुमने पत्र दिया है उसके रिप्लाई के रूप में ये पत्र ले जाना, तो वो इसका वेट कर रहा है। ठीक है। तो दिस टेलीग्राम हैज जस्ट अराइव्ड, द मैन, अब ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, हैज जस्ट अराइव्ड तो प्रेजेंट में चलने दो। एंड द मैन इज वेटिंग, इज वेटिंग तो ये दोनों इंतजार कर रहा है। इन केस यू, यू के साथ में वांट, वांट में जनरली आईएनजी हम प्लेस नहीं करते, तो आपका जो आंसर है वो ये आ जाएगा। दिस टेलीग्राम है जस्ट अराइव्ड, ये टेलीग्राम अभी पहुंचा है, और जो व्यक्ति जो है जिस टेलीग्राम दिया है आपको इंतजार कर रहा है कि यदि तुम चाहते हो कि वो रिप्लाई सेंड करना तो वांट। अगला पूछा है आपसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होना चाहिए। सबऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब कोई ऐसा क्लॉज जिसमें व्हेन हो, वेयर हो, है ना, हु हो, दैट हो, ये वाले क्लॉजेस। तो नो वन नोज द टाइम ऑफ हिज कमिंग, कोई नहीं जानता उसके आने का समय। तो देखो, नो वन नोज द टाइम ऑफ हिज कमिंग, ये सेंटेंस चेंज करेंगे, मीनिंग यही निकलना चाहिए कोई भी उसका टाइमिंग नहीं जानता कि वो कब आएगा। ऐसा वाक्य कौन सा है? नो वन नोज दैट ही इज कमिंग, कि कोई नहीं जानता कि वो आ रहा है क्या। नो वन नोज व्हाई ही इज कमिंग, ये टाइम के लिए नहीं होता, है ना, ये तो कारण बताता है। एवरीबडी नोज, सब जानते हैं, ये तो आपने माहौल ही चेंज कर दिया। द टाइमिंग ऑफ दिस कमिंग, नो वन नोज व्हेन ही विल कम, टाइम के लिए क्या लगाते हैं, व्हेन लगाते हैं, आपका आंसर आ गया। ब्लोइंग हिज ऑन ट्रम्पेट, ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ट्रम्पेट, और ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट का मतलब होता है खुद की प्रशंसा खुद करना। ठीक है, प्रेजिंग हिमसेल्फ। ठीक। शी हैज लॉस्ट नियरली डैश फ्रेंड शी हैड, ईच और एवरी का जब डिफरेंस पढ़ते हैं, चाहे आप रेनन मार्टिन में पढ़ लें, चाहे अपनी वाली बुक है वहां पढ़ लें, वहां मैंने टेबल बना के दे रखा है और उसमें ईच और एवरी का डिफरेंस बता रखा है। वहां बता रखा है कि नियरली आ जाए, अप्रोक्सीमेटली आ जाए, अराउंड आ जाए, पर्टिकुलरली आ जाए, विदाउट एनी एक्सेप्शन आ जाए, तो फिर एवरी लगता है, एवरी लगता है, तो ये आपका आंसर है 4 नंबर। तो शी हैज लॉस्ट नियरली एवरी फ्रेंड शी हैड, तो लगभग उसने सारे फ्रेंड खो जो उसके पास थे, जो उसके फ्रेंड थे। द काउंसिल दैट मेट इन द टाउन हॉल, वो काउंसिल जो टाउन हॉल में मिली, मतलब जिसने मीटिंग करी, वो काउंसिल। काउंसिल जो है ये काउंसिल होता है, एक ये वर्ड होता है COUNSEL, ये होता है एडवाइस या एडवोकेट, और एक ये वर्ड होता है काउंसिल, दोनों का उच्चारण हालांकि सेम है। इस काउंसिल का मतलब होता है परिषद। ठीक है, ये कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन में हम लोग पढ़ते हैं कि जब डिवाइडेड वर्ड आ जाता है, बंटे हुए हैं, इसका मतलब वो कंपाउंड, वो कलेक्टिव नाउन ना होकर कॉमन नाउन की तरह बिहेव करता है। अगर कलेक्टिव नाउन नहीं है, उसको ब्रेक कर रहे हो टुकड़ों में, तो कलेक्टिव नाउन बनती ही किससे है? बनती है कॉमन नाउन से। तो सीधी सी बात है, जब ये कॉमन नाउन से बनती है तो इसका मतलब इसके जो घटक हैं वो बट गए, और घटकों में बट गई तो वहां पे आप लगाइएगा क्या? प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब लगाओगे तो ये इज सिंगुलर है, यहाँ पे वॉज है वो सिंगुलर है, विल से फर्क नहीं पड़ेगा, ये पास्ट की फ्यूचर की बात कर रखा जबकि ये पास्ट है, इसलिए वर। अगला देखिए, आई डू नॉट सी वाई यू अपोलोजाइज, तो मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हें अपोलोजाइज क्यों करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देखिए मोरल ऑब्लिगेशन कह रखा है, नैतिक बाध्यता। अब बाध्यता जहां आ जाती है ना, ऑब्लिगेशन जहां आ जाता है, वहां पे या तो मस्ट लगाते हैं हम,
है ना। मोरलिटी है तो ought to भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ तो ऐसा है नहीं, लेकिन ऑब्लिगेशन के लिए हम या तो मस्ट या शुड, तो यहाँ पे शुड आएगा। वाई यू शुड अपोलोजाइज, अपोलोजाइज मतलब माफी मांगना, तो मुझे समझ में नहीं आता आपको माफी क्यों मांगनी चाहिए। एवरीवन वुड लव हिज कंट्री, चेंज किस में करना है, इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, और बिना चेंज किए मीनिंग इंट्रोगेटिव में चेंज करें और उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, तो क्या बनेगा, एवरीवन वुड लव हिज कंट्री, हर व्यक्ति जो है अपने देश से प्रेम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बताना इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखो वेदर हिज कंट्री बी लव्ड बाय एवरीवन, वेदर तो क्या है, दो ऑप्शंस लेके चलता है, तो वैसे भी ये कट जाएगा। वुड एवरीवन नॉट लव हिज कंट्री, क्या कोई हर व्यक्ति प्रेम नहीं करेगा, ये तो उसको डिनाई कर रहा है, जबकि मीनिंग ऐसा ही निकलना चाहिए। तो ये वाला आज का आंसर आएगा, हु वुड नॉट लव हिज कंट्री, कौन नहीं करेगा प्रेम, सब करेंगे प्रेम, है ना, कौन नहीं करेगा मतलब कोई बचा ही नहीं, सबके सब करेंगे प्रेम, तो ये आपका आंसर है। ये तो सीधा ही पूछ रहा है क्या सभी प्रेम करेंगे, तो फिर तो आंसर ये आता यस, या नो में आंसर आता तो ये वैसे कट जाएगा। अगला है व्हेन आई फर्स्ट मेट हिम, पास्ट की बात है, जब मैं उससे पहली बार मिला, अब ये पास्ट की बात है तो पास्ट में ले जाइए, पास्ट में ले जाइए तो देखो इज स्टडिंग प्रेजेंट है, हैज है प्रेजेंट है, हैव है प्रेजेंट है, ऑप्शंस भी सही से देखे होते तो आंसर आ रहा है वॉज स्टडिंग, जब मैं उससे पहली बार मिला तो मैं पेंटिंग पढ़ रहा था। इज देयर डैश वन मूविंग अबाउट डाउन स्टेयर्स, कि क्या कोई ऐसा है जो सीढ़ियों में घूम रहा है ना। आई हर्ड डैश थिंग फॉलिंग, मैंने कोई चीज की आवाज सुनी है गिरने की। तो देखो वैसे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आपको दिखेगा कि एनी लग जाना चाहिए, चलो मान लीजिए एनी लगा दिया, सपोज करो, तो पहले एक ही ऑप्शन है एनी वाला, तो अब एनी लगा दिया तो यहाँ वाला जो है सेंटेंस, इसमें एनी कैसे लगाओगे, क्योंकि ये तो नेगेटिव नहीं है, ये तो इंट्रोगेटिव नहीं है, और जनरली एनी इज यूज्ड इन इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, सो ये वाला एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है। इज देयर हु, ये तो बनेगा नहीं, इज देयर सम, पक्का सम से बनेगा, अगले वाला जो पार्ट है वो वाला फिर एनी नहीं आ सकता, ये तो अफर्मेटिव है, तो फिर ये ऑप्शन आएगा। अब आप पूछोगे कि साहब इंट्रोगेटिव में सम कैसे लगा दिया, तो एक कंडीशन दे रखी है बुक में, अपने वाली बुक में भी है और रेनर मार्टिन में भी है और ग्रामर की बुक्स में भी है, कि एक कंडीशन होती है कि साहब अगर आपको ऐसी कोई पॉजिटिव रिप्लाई की अपेक्षा हो, आपने कुछ पूछा और आपको अपेक्षा ये है कि इसका रिप्लाई जो है पॉजिटिव आएगा, तो फिर उसका जो आंसर है वो सम से ही करते हैं, इसलिए ये वाला जो सेंटेंस है इसमें सम ही मानो, क्योंकि अगले ने कहा है कुछ गिरने की आवाज सुनी, तो ये अपेक्षा कर रहा है कि कोई ना कोई है ना, पॉजिटिविटी को एक्सपेक्टेशन है, इसलिए यहाँ पे सम आपका आंसर आएगा, सम सम दोनों में। जल्दबाजी करते तो गलत कर आते इसको। ट्रांसफॉर्मेशन बताना है और डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, तो ही प्रॉमिस दैट ही वुड बिहेव हिमसेल्फ, उसने प्रॉमिस किया कि वो अब ध्यान रखेगा, तमीज से पेश आएगा, तो ही प्रॉमिस्ड। अब यहाँ पे वुड बिहेव दे रखा है, ठीक है, और ही प्रॉमिस्ड ही प्रॉमिस्ड सब में है। मस्ट को हम चेंज करते हैं वुड हैव टू में, हैड टू में, हैज टू हैव टू में, ये नहीं आएगा। वुड बिहेव ये चेंज नहीं हुआ। ये देखो आयल, ये विल शैल है, शैल को चेंज करोगे, विल को चेंज करोगे, वुड हो जाएगा, आपका आंसर ये है। अगला आपको बताना है कि कौन से मॉडल का क्या काम है, तो देखो जो भी आपको आ रहा है, नहीं भी आता हो तो भी ऑप्शन देख के आ जाता। तो देखो आपको ये पता है कि मस्ट जो है वो किसके लिए आता है, मस्ट आता है कंपल्सन के लिए, अनिवार्यता के लिए, ठीक है। ऐसे ही आपको दे रखा है कि भाई कंपल्सन, मोरल ऑब्लिगेशन अभी अभी देखा था, मोरल ऑब्लिगेशन के लिए आ जाएगा। में है वो किसके लिए, परमिशन के लिए, फॉर्मल परमिशन के लिए, तो इतना ही जुड़ गया तो बन जाएगा आंसर। और विल क्या बचा, डिटर्मिनेशन के लिए, पता है डिटर्मिनेशन हो, थ्रेट हो, प्रॉमिस हो, सर्टेनिटी हो, वहां पे आई वी के साथ विल लगता है, बाकी में शेल लगता है। तो पहला जो है वो जुड़ना चाहिए, ए जुड़ना चाहिए दो से, तो ए दो से जुड़ना चाहिए, तो ये दोनों ऑप्शन खत्म, ठीक है। फिर दूसरा जुड़ना चाहिए मे परमिशन से, बी तीन से जुड़ना चाहिए, तीन दोनों में है। फिर विल जो है वो जुड़ना चाहिए चार से, तो ये चार ये वाला है, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अगला है आई हैव लिव्ड डैश दिस स्ट्रीट 10 ईयर्स, वैसे तो देखो स्ट्रीट में कोई व्यक्ति खड़ा है ऐसे तो ओन भी लगता है, लेकिन हमें तो ऑप्शंस पे आधारित काम करना है, तो यहाँ पे आई हैव लिव्ड इन दिस स्ट्रीट, भाई स्ट्रीट मैं इस गली में रह चुका हूँ, तो इन दिस स्ट्रीट आएगा। वैसे कोई खड़ा है अभी गली में तो आप उसके लिए ओन यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं रह चुका हूँ इस गली में, इन दिस स्ट्रीट, और कितने सालों से, 10 ईयर्स। 10 ईयर्स जो है ना वो कोई टाइम स्पेसिफिक नहीं है, कोई टाइम का नाम नहीं दे रखा। और मैं बताता हूँ जब प्रेपोजिशन पढ़ाता हूँ फॉर या सिंस की नाम दे रखा होता है अगर, तब आप लगाते हो सिंस, और नाम नहीं दे रखा होता है तो आप लगाते हो फॉर। तो यहाँ नाम तो दे नहीं रखा तो इसलिए लगाते हैं फॉर, फॉर लगाओगे तो देखो ये वाले कट जाएंगे ऑप्शंस,
है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा 3 नंबर। यहाँ तो एट दे रखा है इसलिए गड़बड़ हो गया, एट दिस स्ट्रीट नहीं आएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है वी डैश हर यस्टरडे। अब देखो, दो विकल्प यहाँ पे काम के हैं, दो काम के नहीं है। कॉल एट जो है वो किसी स्थान को विजिट करना है, कॉल एट जो है विजिट अ प्लेस है, या स्टॉप एट ए प्लेस है, विजिट अ प्लेस। ठीक है, लिख लेना। ये होता है किसी स्थान को विजिट करना। जब आप किसी स्थान को विजिट करते हो या सडनली कहीं पर आप रुक जाते हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉल एट। एक तो ये याद कर लेना। और एक जैसे दे रखा है आपको कॉल, कॉल ऑन, ये होता है टू विजिट समवन, किसी से मिलने जाना, ये भी नोट कर लो, किसी से मिलने जाना। ये होता है टू टेलीफोन समवन, है ना, टू टॉक ओवर द फोन, है ना, फोन पे बात करना, टेलीफोन करना किसी को, ये मतलब होते हैं। और बात रही कॉल इन की, तो कॉल इन जो होता है ना, इसका मतलब होता है कि किसी को आप अगर बुलाएं कि भाई आपकी हेल्प करे तो उसको बोलते हैं कॉल इन। टू आस्क समवन, टू आस्क समवन टू कम फॉर हेल्प इन डिफिकल्ट सिचुएशन, इन डिफिकल्ट सिचुएशन। तो ये होता है क्या, कॉल इन। तो आपका जो आंसर है वो यहाँ पे कॉल ऑन आएगा। आने को तो कॉल अब भी आ सकता है कि हमने कल बात करी फोन पर, लेकिन दोनों ही ऑप्शंस हैं, लेकिन प्रायोरिटी जो है वो विषय ये होना चाहिए, कॉल ऑन। अगला, कंपाउंड सेंटेंस बताना है। कंपाउंड सेंटेंस किससे बनता है, सो से बनता है, एंड से बनता है, बट से बनता है, और से बनता है। दो इंडिपेंडेंट क्लोज होने चाहिए। टू एड टू हिज मिसफॉर्च्यून्स हिज फादर डाइड। तो देखो, हिज फादर डाइड एंड हिज, दिस एडेड टू हिज मिसफॉर्च्यून, एंड से बन रखा है। हिज फादर डाइड सिंस इट एडेड टू, ये नहीं बनेगा। हिज फादर डाइड एज इट एडेड टू, नहीं बनेगा। हिज फादर डाइड बिकॉज इट एडेड टू, ये तीनों तो क्या क्योंकि का मीनिंग दे रहे हैं, अर्थ ही नहीं निकलेगा इसका, वैसे देख लो आप। ठीक है, तो ये कह रहा है कि भाई उसके पिता मर गए और इस चीज ने उसका दुर्भाग्य है और बढ़ा दिया, तो ये कंपाउंड सेंटेंस का आपका एग्जाम्पल है। द बॉय वॉज टू वीक टू वॉक, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। तो टू का जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना था सो दैट से बनाते हैं, तो द बॉय वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट वॉक, ये आंसर आ जाएगा, है ना। सो लगाना है, दैट लगाना है, यहाँ देयरफॉर लगा दिया इसने, यहाँ इनफ लगा दिया, यहाँ पे एंड लगा दिया। कॉम्प्लेक्स में एंड से क्या काम है, तो इसलिए आपका जो आंसर है, द बॉय वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट वॉक। आई हैड एन एक्सीडेंट यस्टरडे, चेंज किस में करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, तो आई हैड एन एक्सीडेंट यस्टरडे। तो हेड जो है ना, ये सेकंड फॉर्म है यहाँ पे, है ना, और सेकंड फॉर्म को चेंज करते हैं हेड प्लस थर्ड फॉर्म में। तो हेड का हेड हेड हो सकता है, हेड हेड होगा तो देखो, यहाँ तो हेड बीन है, काट दीजिए, यहाँ पे हेड है, काट दीजिए, यहाँ पे वॉज हैविंग है, काट दीजिए, एक ही आंसर आया। ठीक है, फिर बताना है आपको, यू आर मोर इंटेलिजेंट देन आई, तो यहाँ पे यू आर मोर इंटेलिजेंट देन आई, आप मेरे से अधिक होशियार है, चेंज किस में करना है, नेगेटिव सेंटेंस में, और बिना मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब मैं उतना होशियार नहीं जितना कि तुम हो, पॉजिटिव में बनाओगे तो बन जाएगा। तो यू आर नॉट सो इंटेलिजेंट देन आई, ये तो गलत हो गया, क्योंकि आप ज्यादा होशियार हो, ये कह रहा आप ज्यादा होशियार नहीं हो, काट दीजिए। यू आर नॉट मोर देन आई, नहीं बनेगा। आई एम नॉट इंटेलिजेंट देन यू, अब ये देन लगता है कंपैरेटिव में, एक ही बचा। आई एम नॉट सो इंटेलिजेंट एज यू, जितना इंटेलिजेंट आप हैं उतना मैं नहीं हूं, ये बन जाएगा। आई एग्री योर सजेशन इफ यू लोअर द प्राइस, इसको सजेशन पढ़ते हैं भाई। आई एग्री, अग्री में लगने को विद भी लगता है, somebody के लिए आए तो, ओन भी लगता है समथिंग के लिए आए तो, लेकिन जब प्रपोजल या सजेशन की बात हो, प्रस्ताव की बात हो, सजेशन की बात हो, तो हम लगाते हैं क्या, टू। तो यहाँ पे आंसर आएगा टू। आई एग्री टू योर सजेशन इफ यू लोअर द प्राइस, यदि आप कीमत कम करेंगे तो मैं आपका सुझाव से सहमत हो जाऊंगा। फिर ये वाला जो पैसेज है, और पैसेज तो तुम खुद ही पढ़ लेना, इसको तो कोई ज्यादा ऐसे मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सा पैसेज है। वैसे में बिना ऑप्शन देख के सीधे सीधे ऑप्शन से भी आंसर आ रहे थे इसके। ब्रिंग एन अर्ली राइजर हैज द फॉलोइंग एडवांटेजेस, जो सुबह जल्दी उठता है उसको कौन कौन से एडवांटेजेस हैं, तो अर्ली राइजिंग के ये हैं कि एक तो
वन कैन स्टार्ट वंस वर्क लॉन्ग बिफोर अदर्स, दूसरों से जल्दी काम कर सकता है, ठीक है। द अर्ली राइजर हैज डन ए लार्ज अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क एंड बिफोर अदर मैन गोट आउट ऑफ बेड। इन द अर्ली मॉर्निंग द माइंड इज फ्रेश एंड नो साउंड्स ऑफ नॉइजेस डिस्टर्ब आवर अटेंशन। द वर्क डन एट द टाइम इज जनरली वेल डन, है ना, ऐसा कुछ है। तो देखो कौन सा आएगा अर्ली राइजर के लिए, मोर टाइम एट वंस डिस्पोजल, अपने काम निपटाने के ज्यादा टाइम मिल जाता है, सही बात है। मोर रिफ्रेशिंग है, बिल्कुल है। कैन अफोर्ड टू स्लीप लेट एट नाइट, ये दे रखा है क्या कि बहुत लेट नाइट को सोएगा, वो अफोर्ड भी कर सकता है, तो ये काट दीजिए। तो आपका आंसर है वो ए और बी आएगा, ए और बी आएगा तो सब ये आंसर आ जाएगा। दूसरा आपसे पूछा है कि द वर्ड साउंड इन द फ्रेज इज साउंड नाइट्स रेस्ट फ्रॉम द पैसेज मीन्स। अब पता है आपको साउंड नाइट रेस्ट मतलब जो कहते हैं ना साउंड स्लीप, वो गहरी नींद को बोलते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे है ना। कहाँ पे देखो इसमें, फिर द फ्रेश मॉर्निंग एक्सरसाइज supplies him with a good deal of energy that enables him to work hard until the evening. By beginning so early, he knows that he has plenty of time to do his work thoroughly. He has not to hurry over any part of his work. He gets to sleep long before midnight. At that time, sleep is most refreshing after a sound night's rest. ये साउंड जो है ना, ये रात्रि को बहुत ही आराम चैन की नींद सोना, कोई डिस्टरबेंस नहीं होना, गहरी नींद में सोना, ये आंसर है। तो क्या आएगा, स्नोरिंग तो खराटे लेना होता है, अर्ली जल्दी नींद आ गया, नोइजी शोरगुल भरा उल्टा हो गया, डीप स्लीप आपका आंसर आएगा। फिर व्हाट अकॉर्डिंग टू द पैसेज द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्ली राइजर, क्या एटमॉस्फेयर रहता है जो सुबह जल्दी उठता है, उस समय एटमॉस्फेयर क्या रहता है। तो एक तो साहब जल्दी उठने वाले के लिए फ्रेश मॉर्निंग एयर, ठीक है। फिर फिर इसके बाद में और कुछ है क्या, चलो देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं, उसके हिसाब से देख लेते हैं। तो इट इज सीरीन रिफ्रेशिंग इंडोलेंट, इंडोलेंट तो आलस ही होता है, ये तो नेगेटिव वर्ड हो गया। इट इज सीरीन शांति होती है, तो ये भी था ना शांति होती है, देखो नो साउंड्स और नॉइजेस डिस्टर्ब हिम, तो सीरेनिटी होती है। और क्या होता है, रिफ्रेशिंग माहौल होता है। तो आपका जो आंसर है ए और बी आएगा, ए और बी आएगा तो आपका आंसर ए एंड बी आर करेक्ट, ये आंसर आ जाएगा। फिर आपसे पूछा कि एट व्हाट टाइम इज दैट स्लीप मोस्ट रिफ्रेशिंग, सबसे ज्यादा रिफ्रेशिंग स्लीप कब होती है। स्लीपिंग 8 आवर्स अ डे, स्लीपिंग वेल बिफोर मिडनाइट, इन द अर्ली मॉर्निंग आवर्स, इन द आफ्टरनून नैप। कब होती है सबसे ज्यादा, क्या पूछा, रिफ्रेशिंग नींद कब होती है सबसे ज्यादा। तो ये कह रहा है, देखो यहाँ पे आ रहा है आंसर, एट दैट टाइम स्लीप इज मोस्ट रिफ्रेशिंग, किस समय, कह रहा है ही गेट्स टू स्लीप लॉन्ग बिफोर मिडनाइट, ये है आधी रात से पहले, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आधी रात से पहले तो आपका आंसर करेंगे आप वेल बिफोर मिडनाइट। और आगे वाले तो खैर ये ग्रामर के पोर्शन नहीं है, लिटरेचर का पोर्शन है। ओके, थैंक यू वेरी मच। सॉल्यूशन हमने कर लिया, उम्मीद है बहुत सारे सही हो गए होंगे आपके। बताना कमेंट करके कितना क्या स्कोर आपका बन रहा है। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन नमस्कार।